ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन में ही, जो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किए थे ब्लॉक ओवर ब्लॉक फ्रिक्शन को लेके। जैसे लास्ट क्लास में मैंने हिंट भी दिया था कि हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें 3 ब्लॉक अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि जैसे यहाँ पे गिवन है द 3 फ्लैट ब्लॉक, दिस इज 3 फ्लैट blocks are positioned on the 30-degree incline as shown in the figure, and a force P parallel to the incline is applied to the middle block. The upper block is prevented from the moving by a wire which attached it to the fixed support. The coefficient of static friction for each of the 3 pairs of meeting surfaces is shown in the diagram. Determine the maximum value which P may have before any slipping take place. ये डायग्राम आपको गिवन है, डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंक्लाइंड सरफेस 30 डिग्री के एंगल, 3 ब्लॉक है यहाँ पे, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। अपर ब्लॉक ए को क्या है, एक स्ट्रिंग के थ्रू इस फिक्स्ड सरफेस से क्या है कनेक्ट कर रखा है, और मिडिल वाला जो पार्ट है ब्लॉक है, इस पे पी का हॉरिजॉन्टल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, और ए और बी के बीच से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, और बी और सी के बीच का 0.4, और सी और इस इंक्लाइंड सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.45 है। अब जब हम ये क्वेश्चन देखते हैं तो हमसे पूछ रहे हैं कि P का कितना वैल्यू होना चाहिए कि इसमें जो मोशन है वो जस्ट हमारा स्टार्ट हो जाए, यानी कि हम क्या करते हैं इम्पेंडिंग स्टेट को लेकर इसमें बात करते हैं। अब देखिए, जब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसमें हमारे पास अब 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। इनके मासेस ये राइट साइड में मैंने लिख रखे हैं, ध्यान रखना। अभी हमको मास गिवन है, वेट नहीं गिवन है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमेशा वेट की बात करते हैं, तो हम इन सभी को किस क्या करेंगे, जी से मल्टीप्लाई करेंगे, और जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप यूज करिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्लॉक यहाँ पे रखे हैं, जब ये पी हम पी के थ्रू बी को जब पुश करेंगे राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या होगा या क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऐसे केसेस में 2 केस बनते हैं। अब देखिए, ए ब्लॉक तो स्ट्रिंग के साथ फिक्स अटैच है, यहाँ पे फिक्स सरफेस है, तो ये तो मूव नहीं करेगा, ये तो श्योर है। लेकिन सी जो ब्लॉक है वो बी के साथ मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं, दैट ब्लॉक बी विल मूव डाउनवर्ड्स बट ब्लॉक सी रिमेन्स स्टेशनरी, यानी कि बी नीचे आ रहा है और सी वहीं का वहीं होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ब्लॉक बी भी मूव कर रहा है और सी भी उसके साथ ही नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब हम ये कैसे पता लगेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। हम क्या करते हैं, पहला कंडीशन लेके चलते हैं कि ब्लॉक बी से मूव कर रहा है और सी हमारा स्टेशनरी है। अब उसको लेके देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनली, कि कब हम बता सकते हैं कि सी हमारा मूव करेगा कि नहीं करेगा। अब देखिए, यहाँ पे हम तीनों ब्लॉक का सेपरेटली अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले बी ब्लॉक का जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसके ए और सी के रिस्पेक्ट में इसके जो सरफेसेस वो बाहर की तरफ आएंगे, तो सी बी को जो फ्रिक्शन फोर्स देगा और ए बी को जो फ्रिक्शन फोर्स देगा, उनके डायरेक्शन क्या होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारा फोर्स पी हो गया। सी इसको एक नॉर्मल, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, डब्ल्यू बी। ध्यान रखिए, हमेशा वेट का कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लगाते हैं। अब इस सरफेस से जो सी वाला ब्लॉक है वो इसको क्या देगा, एक रिएक्शन देगा। हमने बोला R2 का रिएक्शन जस्ट क्या, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ मैंने शो कर रखा है छोटी सी, ये एक तरीके से क्या है, इंक्लाइंड सरफेस। ये सारे ब्लॉक क्या है, यूनिफॉर्म थिकनेस के, तो सारी लाइंस जो है, एजेस जो है, वो सब हमारी इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल हैं। R2 का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से आप ध्यान से देखें, ऊपर वाले ब्लॉक की बात करते हैं। अगर ए ने बी को फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में दिया है, तो ये बी जो है ए को जो फ्रिक्शन फोर्स देगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, F1 नीचे की तरफ, यानी कि अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस एक तरीके से। ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड थी, यहाँ पे टेंशन थी, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था कि हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दिखाएंगे। और ये रिएक्शन फोर्स कहाँ से, बी से किसको मिलेगा, ए को। तो हमने R1 यहाँ पे शो किया। जैसे ही हमने R1 यहाँ शो किया तो R1 हमें इसको रिवर्स भी होगा, तो हमने R1 इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम पे भी दिखा दिया। ये बहुत ही केयरफुली रिएक्शन फोर्सेस को अप्लाई करिएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं सी ब्लॉक को लेके। हमने बोला कि जो सी वाला ब्लॉक है, इसमें मान लो अगर टेंडेंसी इसमें मूव करने की होगी भी तो वो नीचे की तरफ ही आएगी। तो हमने बोला कि इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। भले ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना है हमें नहीं पता, लेकिन कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इंक्लाइंड सरफेस पे नीचे फिसलने की टेंडेंसी रखेगा ही रखेगा। तो हमने बोला कि F3 का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
इसका वेट WC डाउनवर्ड और रिएक्शन हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस से R3 अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो R2 का रिएक्शन C ने B को दिया था वो वापस B C को रिवर्स भी करेगा, तो हमने यहाँ पे उसको शो कर दिया। और F2 का फ्रिक्शन फोर्स जो C ने B के ऊपर लगाया था कहाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो B C के ऊपर लगाएगा किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से ये तीनों फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी जो एंगल है हमारे पास, ध्यान से देखिए, इंक्लाइंड सरफेस का एंगल 30 डिग्री, और कल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हमेशा वेट कंपोनेंट जो है इंक्लाइंड सरफेस से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसके साथ वही एंगल बनाता है जो इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल से बना रहा होता है। तो ये सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सारे ब्लॉक्स के लिए, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए R1, R2 और R3 की वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि इनके वर्टिकल इक्विलिब्रियम को एक साथ कंसीडर करते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने सभी के जो है वर्टिकल इक्विलिब्रियम को कंसीडर किया। मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया है y=0 फॉर ब्लॉक ए ब्लॉक के लिए अगर हम देखेंगे तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से देख लीजिए, मैं एक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसी सारी इक्वेशंस लिखनी होंगी। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये R1 होगा और इसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन ड्रॉ कर रखा है, सारे ब्लॉक्स के लिए एक ही साइन कन्वेंशन लेना है, इसलिए मैंने डायग्राम के साथ ड्रॉ कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है WA, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन के साथ WA, इसका ये कंपोनेंट cos थीटा, और R1 अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस साइन के साथ है, तो R1 माइनस WA cos 30, तो वही हमने लिखा है R1 माइनस WA cos 30 इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास पहली इक्वेशन जैसे हमने लिखा, तो यहाँ से हम R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं WA cos 30। WA की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ ब्लॉक ए, मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू G इंटू cos 30। सॉल्व करिए, ये हमारे पास वेट हो गया ब्लॉक ए का, सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरीके से आप देखिए ब्लॉक बी जो है इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंसीडर करिए, तो हमें क्या मिलेगा, R2 माइनस W cos 30 और R1 भी हमारा माइनस साइन के साथ डाउनवर्ड। तो हमने वही इस इक्वेशन में लिख भी रखा है, देखिए ध्यान से। और फाइनली ये वैल्यूज रखिए, फिर सॉल्व करिए, W का वेट रखिए, मास इंटू G मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से आपको R2 मिल जाएगा। इन द सिमिलर वे लास्ट वाले ब्लॉक के लिए भी हमने जो रिएक्शन फोर्स किससे, इंक्लाइंड सरफेस से जो मिल रहा होगा R3 की वैल्यू, वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। आप इक्वेशन लिख सकते हैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, FBD को देख के ध्यान से, तो वहां से आपको ये R3 मिल जाएगा। अब ध्यान रखिए यहाँ पे जो हमारे पास इंपैंडिंग स्टेट पे हमने सारे फिगर डायग्राम बनाए हैं, तो जितने भी फ्रिक्शन फोर्सेस की वैल्यूज होंगी वो हम कैसे लिखेंगे, वो हमारी क्या होंगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्सेस की वैल्यू। और कैसे लिखते हैं हम, उन सरफेसेस के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और उनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन। इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने सारे फ्रिक्शन फोर्सेस की वैल्यूज यहाँ पे लिखी, और स्पेशली यहाँ पे सिर्फ हम दो वैल्यूज को लिख रहे हैं, F1 और F2 को लिखें। तो F1 हमारे पास कितना होगा, म्यू टाइम्स R1, और आपको पता है कि यहाँ पर देखिए डायग्राम में हमने शो भी कर रखा है, A और B के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.3, और B और C के बीच का कितना है, 0.4। तो उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। F1 निकालने के लिए म्यू इंटू R1, म्यू हमारा 0.3 है, सॉल्व करेंगे तो F1 की वैल्यू ये आ जाएगी। इन द सेम वे F2 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो F2 हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, ब्लॉक बी जो मिडिल वाला ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें टेंशन निकालना नहीं है। तो फर्स्ट वाले ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके फोर्सेस बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, समेशन एफएक्स के अलावा। अगर हमें टेंशन पूछा क्या होता है स्ट्रिंग में, तो हम वहां उसको बैलेंस करते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे मिडिल ब्लॉक पे। तो मिडिल ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम एक बार देखते हैं, जरा देखिए ध्यान से। दिस इज P माइनस साइन के साथ, F1 F2 क्या हो जाएंगे, प्लस साइन के साथ में, और इस W का एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा नीचे की तरफ, कितना, WB sin 30, वो हमने यहाँ पे लिखा, देखिए इक्वेशन हमने लिख भी रखी है यहाँ पे। सारी वैल्यूज F1 F2 हमें पता है, पुट किया, WB भी हमें पता है, हमने पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से हमें जो लोड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हमारा सिर्फ B ब्लॉक मूव कर रहा है और C मूव नहीं कर रहा है, कितना आएगा वो हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जो ब्लॉक C है, लोअर वाला ब्लॉक, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करिए और यहाँ से कैलकुलेट करिए कि F3 की वैल्यू मेरी कितनी इस कंडीशन पे निकल के आ रही है कि F3 हमारा कितना होगा। तो हमने क्या किया, देखिए WC sin 30, ठीक है, और माइनस साइन के साथ होगा वो भी, और F2 भी माइनस साइन के साथ, और F3 क्या होगा, प्लस साइन के साथ हमने यहाँ पे रखा। इक्वेशन लिखिए और यहाँ पे F2 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली थी, यहाँ पे पुट करिए और यहाँ से F3 कैलकुलेट करिए। ध्यान रखिएगा अभी हमें F3 यहाँ पे म्यू R नहीं रखना है, म्यू इंटू R3 नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने पहले यहाँ से निकाला F3 की वैल्यू,
ठीक है, ये तो हमारी इस कंडीशन पे कैलकुलेट होने पे F3 की वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या किया कि इस ब्लॉक मतलब लोअर सरफेस पे और इंक्लाइंड सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इंटू R3 से। कैसे निकालेंगे उसको, हमने बोला F3 डैश क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू R3, उस जगह का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई किया, और यहाँ से हमें R3 हम पहले निकाल ही चुके हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो F3 डैश की वैल्यू देखिए ध्यान से कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 458.77 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू उन सरफेसेस के बीच में डेवलप हो सकती है उसकी वैल्यू जो उसके ऊपर फोर्स F3 अप्लाइड हो रहा है, ठीक है ना, उससे क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए F3 डैश कम है और F3 हमारे पास ज्यादा है, यानी कि डेफिनेटली जो थर्ड वाला ब्लॉक है C ब्लॉक उसमें मोशन होगा ही होगा। अगर ये F3 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी अपने इक्विलिब्रियम को लेके पहली कंडीशन को मान के, अगर ये वैल्यू ज्यादा होती है हमारे पास, सॉरी कम होती है हमारे पास कैलकुलेटेड लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से, तो हमारे पास जो पहला कंडीशन हमने मान के चले थे वो हमारा ट्रू होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वो हमारी इस कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या है कम आ रही है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कैलकुलेटेड F3 से कम है, इसका मतलब इसमें हमारा मोशन होगा और B और C दोनों ही ब्लॉक क्या होंगे एक साथ नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब हम दोनों का मोशन जो है वो एक साथ कंसिडर करते हैं, तो हमने क्या किया एक अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया दोनों को मिक्स करके, क्या A प्लस B दोनों को एक साथ हमने एक ब्लॉक शो कर दिया वहां पे। तो ध्यान से देखिए A और B जब मर्ज हो गए तो इसके टॉप सरफेस पे हमें सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स जो मिलेगा, सॉरी A और B नहीं होगा, दिस इज B एंड C। B और C को हमें एक साथ मिक्स करके बनाना है, दिस इज B और प्लस C, यहाँ पे प्लस C कर देता हूँ। लोअर ब्लॉक और मिडिल ब्लॉक को मिक्स करके हमने वहां पे उसका FBD बनाया है। ये लोअर वाला F3 हमारे पास बचा, ये F1 हमारे पास A और B के बीच वाला, और डायग्राम यहाँ से सेम रहेगा, F1 और F3 के फ्रिक्शन फोर्स वैसे रहेंगे, बीच का जो हमारा F2 था वो गायब हो जाएगा क्योंकि हमने डायग्राम को मर्ज कर दिया FBD को। और यहाँ पे देखिए वेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे WB प्लस WC कंबाइंड होके, और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, मास हमें पता है 9.81 से मल्टीप्लाई करिए न्यूटन में वेट मिल जाएगा। ये रिएक्शन R3 वहां से मिल रहा था और 30 डिग्री एंगल हमें पता ही है, और ये P का फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। अब हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं, तो क्या होगा -P प्लस F1 और प्लस F3 इक्वल टू 0। अब सॉरी एक हमारे पास ये कंपोनेंट भी आएगा इस वेट का साइन कंपोनेंट माइनस साइन के साथ, कितना 882.9 साइन 30 विद द माइनस साइन। ये इक्वेशन हमें मिलेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ध्यान रखिएगा F3 की जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे वो वैल्यू क्या होगी, आपने जो पीछे की तरफ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो आपने यहाँ कैलकुलेट करेंगे दैट 468.06 न्यूटन, क्योंकि ये हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू है, और जब हमारा मोशन कर रहा होगा तो उस टाइम पे यही वैल्यू आएगी। यही वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रखी है और सॉल्व किया है, तो यहाँ से हमें P का एक और वैल्यू मिला एट 93.8 न्यूटन। अब हम फाइनली बता सकते हैं यहाँ पे कि जो P जो है, यानी कि जब भी हम P पे फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे तो इंपैंडिंग मोशन अगर P में हो रहा है, तो मतलब B ब्लॉक में हो रहा है P की वजह से, तो वो C को भी अपने साथ लेके मूव कराएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों एक सिंगल एंटिटी के साथ क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, और जो फोर्स होगा जिसकी वजह से वो मूव कर रहे होंगे दैट इज P इक्वल टू 93.8 न्यूटन। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, और वो एक सिंगल एंटिटी के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ये थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखें इसका, तो आप इसी पैटर्न पे हमेशा सॉल्व करिएगा, तो आपको कभी भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे एक और क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द वैल्यूज व्हिच द mass m0 may have so that the 100 kg block will neither start moving up the plane nor slip down the plane. mu s equal to 0.3 for all wanted surfaces. ये हमें बता रखा है, ये हमारे पास डायग्राम दे देंगे। क्या डायग्राम है, एक इंक्लाइंड सरफेस साथ में एक पुली, ये मास हमारा 100 kg का, और यहाँ पे एक मास हैंग कर रहा है m0 का। तो हमें बताना है कि इस m0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये ब्लॉक जो इंक्लाइंड सरफेस रखा है ना कि वो आगे की तरफ भी ना मूव करे और ना ही वो पीछे मूव करे, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
कि m नॉट जो है m नॉट की वैल्यू हमें फाइंड आउट, यानी कि हमें मास की वो रेंज फाइंड आउट करनी है कि मास इन दो रेंजेस के बीच में होगा तो ये हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, वो हमारा मूव नहीं करेगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए ध्यान रखिए हमारे पास एक सबसे दो कंडीशन हम लेके चलते हैं। पहले हम बोलते इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको मिलता है, कभी भी कई तरीके की प्रॉब्लम इसमें बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले m नॉट को हमने बोला कि क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमने लिखा कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द मास m नॉट। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये, इस स्ट्रिंग में अगेन ये फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रही है, हमें पुली और रोप के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं गिवन है, तो टेंशन सभी जगह सेम होगा। और हमेशा ध्यान रखिए अगर हम इस m नॉट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ m नॉट का सिर्फ एक वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा और यहाँ पे टेंशन t, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन कितना हो जाएगा, m नॉट इंटू जी के इक्वल। अब हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करते हैं जब वो क्या हो रहा है, ये m नॉट नीचे की तरफ आ रहा है। जब ये m नॉट नीचे आएगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है F डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये उसका वेट हो गया जो हमने कैलकुलेट किया है, ये नॉर्मल रिएक्शन R और ये टेंशन की वैल्यू T। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंसीडर करके R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने समीशन F इक्वल टू 0 कंसीडर करके यहाँ से R की वैल्यू निकाली है। देखिए ये फाइनल मेरे पास R की वैल्यू आ गई। आप इन इक्वेशंस को लिख के और प्रॉपर्ली कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिएगा तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, समीशन F इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस करते हैं। जब आप इक्वेशन लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें m नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। टेंशन को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया किससे, m नॉट g से। तो हमारे पास सिंपल m नॉट जो है वो अननोन बचेगा और m नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई। कब, कि ब्लॉक हमारा जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसी तरीके से दूसरा कंसिडर करिए कि हमारा ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड, ये m नॉट डाउनवर्ड ना मूव करके अपवर्ड डायरेक्शन मूव करे, यानी कि ये जो ब्लॉक है 100 kg का ये इधर की तरफ स्लिप कर रहा है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन से डाउनवर्ड स्लिप कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा उसमें बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, बस फ्री बॉडी डायग्राम में डिफरेंस क्या होगा, इस F का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप इक्वेशन लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो m नॉट हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.01 kg। अब ये दो आंसर हमें मिले यहाँ पे m नॉट के 6.01 kg और 16.39 kg। अब इनसे हम आंसर कैसे लिखेंगे वो समझिए एक बात को। जैसे हमने बोला कि m नॉट हमारा इतना है कि ये जस्ट यहाँ पे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इससे कम जितना भी मास होगा उसके लिए हमेशा ये नीचे की तरफ साइड कर जाएगा, यानी कि ये ब्लॉक इसको ऊपर खींचे लेगा। लेकिन दूसरा इसी तरीके से अगर हम बात करें कि m नॉट हमने बोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना होना चाहिए, यानी कि अगर इससे m नॉट की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली ये नीचे आएगा ही आएगा। अभी तो हमने इम्पेंडिंग स्टेट लिया है कि जस्ट स्लाइड करने वाला है, यानी कि अगर हमारे पास m नॉट की वैल्यू 6.01 से ज्यादा हो या बराबर हो, या इसी तरीके से m नॉट की वैल्यू 62.39 से कम हो या बराबर हो, तो क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा। इन रेंजेस से बाहर जाते ही क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास जो मोशन है वो उस पर्टिकुलर सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेंज ऑफ मास जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम आंसर लिखते हैं। इम्पेंडिंग स्टेट की बात करें इसलिए इक्वल टू के साइन यहाँ पे डेफिनेटली आएंगे। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।